नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो हम क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे थे, जिसमें आज का ये 5वां वीडियो है, मतलब 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है नागरी लिपि। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, मतलब शुरुआत के लेख कहाँ से मिलते हैं। ए ऑप्शन है पश्चिम भारत से, बी ऑप्शन है उत्तर भारत से, सी ऑप्शन है दक्षिण भारत से और डी ऑप्शन है पूर्वी भारत से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। तो भैया दक्षिण भारत से मिलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि हम चला रहे हैं क्लास 10th 10वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव पर हैं और हम ये 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं। जल्दी बताइए कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं। ए ऑप्शन है 5वीं सदी से, बी ऑप्शन है 10वीं सदी से, सी ऑप्शन है 12वीं सदी से और डी ऑप्शन है 8वीं सदी से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंदी भाषा की लिपि है। जल्दी बताइए कि जो हिंदी भाषा है जो हम बोल रहे हैं अभी, उसकी क्या लिपि है। ए ऑप्शन है देवनागरी, बी ऑप्शन है नंदी नागरी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी ऑप्शन है रोमन और डी ऑप्शन है गुरुमुखी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना तो हमारे सीधा क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। हम 5वें वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप हमारे क्लास 10th हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे चीज़ का ऑब्जेक्टिव। और अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो आइए अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, देवनागरी के मुद्रक के टाइप कब बने। जल्दी बताइए कि देवनागरी के मुद्रक के टाइप कब बने। ए ऑप्शन है 8वीं सदी के पहले, बी ऑप्शन है 5वीं सदी के पहले, सी ऑप्शन है 4 सदी पहले, डी ऑप्शन है 2 सदी पहले। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि देवनागरी के मुद्रक के टाइप कब बने। तो देवनागरी के मुद्रक के टाइप 4 सदी पहले बने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, मैं आपसे इसमें एक गलत आंसर बताऊंगा। आपको कमेंट करना है कि मैं वो कौन सा आंसर गलत बताया हूँ। मैं जानबूझ के एक आंसर को गलत बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ। आपको बताना है ये चैप्टर के जो लेखक हैं गुणाकर मूले, उनका जन्म किस राज्य में हुआ। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है केरल में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ। तो गुणाकर मूले का जन्म अमरावती जिले महाराष्ट्र राज्य में हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नागरी लिपि के निबंधकार हैं। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नागरी लिपि के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूले जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, मैं अगर इस चैप्टर से आपको आज का VVI ऑब्जेक्टिव करा दूँ ना, तो अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इससे बाहर का नहीं पूछेगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जिस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ ना, उसमें से मैंने प्रत्येक वर्ष एक चैप्टर से 2 को क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसमें से अगर 2 को क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो यही में से पूछेगा, इससे बाहरी से नहीं पूछेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। देखिए, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। आपको बताना है कि गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है
1950 में, बी ऑप्शन है 1930 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1940 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुणाकर मूल्य की पढ़ाई किस भाषा में हुई थी। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुणाकर मूल्य जो थे उनकी पढ़ाई किस भाषा में हुई थी। ए ऑप्शन है गुजराती भाषा में, बी ऑप्शन है मराठी भाषा में, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, डी ऑप्शन है तमिल भाषा में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुणाकर मूल्य की पढ़ाई किस भाषा में हुई थी। तो गुणाकर मूल्य की पढ़ाई मराठी भाषा में हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। ए ऑप्शन है 2002 को, बी ऑप्शन है 2009 को, सी ऑप्शन है 2007 को, डी ऑप्शन है 2005 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का निधन 2009 को हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम 2025। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। जल्दी बताइए कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है रघुनाथ प्रसाद की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की और डी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नागरी लिपि किस विधा की रचना है। जल्दी बताइए कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है, मतलब नागरी लिपि क्या है। ए ऑप्शन है लेख और बी ऑप्शन है हमारा कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है उपन्यास। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। तो नागरी लिपि एक निबंध है जिसके निबंधकार गुणाकर मूल्य जी हैं। साथ में ये भी आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेपाली भाषा की लिपि है। जल्दी बताइए कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है रोमन, बी ऑप्शन है नेपाली, सी ऑप्शन है गुरु देवनागरी और डी ऑप्शन है गुरुमुखी। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नेपाली भाषा की लिपि है। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है। आपको बताना है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ए ऑप्शन है रोमन लिपि का, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि का, सी ऑप्शन है देवनागरी लिपि का, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि का। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तो गुप्त काल से भैया ब्राह्मी लिपि का संबंध है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवनागरी किसे कहा गया है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि देवनागरी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है भोपाल को, बी ऑप्शन है उड़ीसा को, सी ऑप्शन है लखनऊ को, डी ऑप्शन है पटना को। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि देवनागरी किसे कहा गया है। तो देवनागरी आपको याद रख लेना है, पटना को कहा गया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिद्धम क्या है। जल्दी बताइए कि सिद्धम क्या है। ए ऑप्शन है शहर, बी ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि और सी ऑप्शन है एक प्रकार की भाषा और डी ऑप्शन है एक प्रकार का खाना। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम एक प्रकार की भाषा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेतमा कहाँ पर है। जल्दी बताइए कि बेतमा कहाँ पर है। ए ऑप्शन है पटना के पास, बी ऑप्शन है लखनऊ के पास, सी ऑप्शन है इंदौर के पास और डी ऑप्शन है इंदौर के पास। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बेतमा कहाँ पर है। तो बेतमा भाई इंदौर के पास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंदी के आदि कवि कौन हैं। जल्दी बताइए कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं। ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है सहरपाद और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं। तो हिंदी के आदि कवि जो हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमोघ वर्ष कौन था। जल्दी बताइए कि अमोघ वर्ष कौन था। ए ऑप्शन है कवि,
बी ऑप्शन है राष्ट्रकूट का राजा, सी ऑप्शन है पटना का राजा, डी ऑप्शन है वैद। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अमोघ वर्ष कौन था। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का राजा था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मराठी भाषा की लिपि है, जल्दी बताइए कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है नंदी नागरी, बी ऑप्शन है रोमन, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है गुरुमुखी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।